नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। 11 to 12 के बेस तो हम चला ही रहे हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बोर्ड हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको पता है कि हम नीट और मेंस की तैयारी भी आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम आपको नीट और मेंस में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उससे आपको अवगत कराएंगे, और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपन नीट और मेंस के जो न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो डिस्कस करते हैं, लेकिन उस पैटर्न से डिस्कस करने से पहले मुझे 2 या 3 छोटी छोटी बातें बतानी है। मैं केवल फॉर्मूले बताऊंगा, उनका बहुत ज़्यादा डीप पे डिस्कशन नहीं करूंगा। तो पहले मेरे को आपको एक बात बतानी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। देखो, एक बहुत जनरल सी बात है, मेरे को यहाँ पर फॉर्मूले की आवश्यकता है। रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है जब आपका चार्ज लीनियर पड़ा हो, ऐसे लीनियर लाइन पे। ठीक है, कईयों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि भैया वायर ही होना चाहिए, वायर के ऊपर पड़ा होना चाहिए। यह आपको समझाने के लिए बताया जाता है कि वायर एक स्ट्रेट होता है। अगर मैं वायर को ऐसे घुमा दूं तो लीनियर नहीं है क्या? तब भी तो लीनियर ही है। आगे बात समझ में? तो कुल मिला के ये है कि चार्ज कोई ऐसे चार्ज मिलके कोई एरिया ना बनाए या वॉल्यूम ना बनाए, उस केस में मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेता हूं। तो समझाने के लिए आपको बताया जाता है कि मान लो आपके पास एक ये वायर है और इस वायर पे चार्ज पड़ा हुआ है। अब आपको क्या समझने में गलती नहीं होगी कि वायर ऐसे है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए जो मेरे को फॉर्मूला काम आएगा ना, वो फॉर्मूला आएगा डेल लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे मैं इस लैम्डा से मेरे को क्या फायदा मिलता है, इससे आप मेरे को किसी भी लेंथ का मैं चार्ज निकाल सकता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कि तुमको ये बता दिया कि भैया 5 रुपए का एक आम आएगा, 5 रुपए का एक आम आएगा। अब 5 रुपए से तुम 1 किलो का, क्विंटल तक की क्या रेट निकाल सकते हो। वही काम है, बिल्कुल डिट्टो वही काम है इस लैम्डा का, कि अब आपको पर यूनिट लेंथ का चार्ज मिल गया तो आपको कितनी छोटी छोटी और कितनी बड़ी से बड़ी लेंथ का चार्ज निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या? चार्ज जो रखा हुआ है ना, वो चार्ज हमेशा प्रॉपर वे में है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ ज्यादा बढ़ गया, ऐसे नहीं होता। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इक्वल होता है। ये कंडीशन तो होगी ही होगी जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमेशा बोलेगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि चार्ज कंप्लीटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, या फिर मैं लिखूं लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल। तो अगर मैं छोटा सा पार्ट लूं, चाहे मैं पूरा वायर ले लूं, तब भी इस लैम्डा की वैल्यू क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है। तो ये फॉर्मूला मेरे काम का है न्यूमेरिकल के दौरान, तो अपन को फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल या डी क्यू बाई डी एल। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद अपने पास आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि पृष्ठीय या पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व बेटा, इसका मतलब ये कि इस बार आपका चार्ज किसी ऐसी डिवाइस पर रखा हुआ है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर है, इसका कोई एरिया है, इसकी कोई पृष्ठ है, तो मान लो चार्ज ऐसे ले लिया। मान लो वर्ग में हो, आपका क्या नाम है, आयत में हो, स्क्वायर में हो, तो इसका मतलब ये कि चार्ज आपको कुछ ऐसी कंडीशन में पड़ा हुआ है, क्योंकि अब आपका चार्ज कोई ना कोई लीनियर नहीं है, किसी एरिया में है। कोई बात नहीं, तरीका रिप्रेजेंट करने का सिग्मा, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और वही क्यू बाई ए। क्यू बाई ए हो गया। अब अगर मान लो और कोई तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो डी क्यू बाई डी। तो इस बार अपन पर यूनिट एरिया से क्या निकालेंगे? चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। नोटेशंस याद रखना, क्योंकि सब बुकों में लैम्डा, सिग्मा और रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्मली सब में इस तरह से डिस्कस किया जाता है। तो ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। और अगर वॉल्यूम में पड़ा हो चार्ज, किसी ऐसी डिवाइस में हो या फिर वॉल्यूम की फॉर्म में पड़ा हो चार्ज, ठीक है, तो अगर वॉल्यूम की फॉर्म में पड़ा हो चार्ज तो वही आपका घन घनाभ इनके अंदर पड़ा हो तो वॉल्यूम हो गया।
इनके अंदर चार्ज, क्योंकि इनका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्योंकि एरिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। इससे पहले वाले में केवल लंबाई चौड़ाई थी, इससे पहले वाले में केवल लंबाई थी, तो लंबाई थी तो लीनियर हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया तो एरिया हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गया तो आयतन, वॉल्यूम हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रो से। क्या चल रहा तब तक, Q बाई V, फिर रो इक्वल्स टू dQ बाई dV। थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज क्या होगा, हर जगह समान होगा। इतनी सी बात है, मेरे को इतना सा डिस्कस करना है। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है 2000 में आया हुआ, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नीट में जो क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक सेमी सर्कल, ठीक है, एक सेमी सर्कल है और वो है इसके सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। एक सेमी सर्कल है जो इसके सेंटर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्मली वही कि चार्ज यूनिफॉर्मली पड़ा हुआ है, याद रखना। तो हमें जो भी पढ़ा ना वो काम आएगा, इसलिए ही मैंने आपको केवल बेस दिया। अब समझो क्वेश्चन होगा कैसे। भाई मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, ठीक है। यह है इसका मिड पॉइंट, मैंने ले लिया, यह है इसका मिड पॉइंट, यह इसका मिड पॉइंट, ठीक है। मतलब कि इसका यहां पर मैंने पॉइंट लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए मैं यहां पर दो, एक एलिमेंट तो मैंने यहां मेंशन किया, इस ओ से जितनी डिस्टेंस पर वो एलिमेंट लिया है उस ओ से इतनी डिस्टेंस पर एक एलिमेंट मैं यहां मेंशन करूंगा। उस ओ से जितनी डिस्टेंस मैंने वो एलिमेंट लिया है इतनी मैं यहां डिस्कस करूंगा। यह एलिमेंट बहुत छोटा है, याद रखना, एलिमेंट बहुत छोटा है, दिखाने की वजह से इतना बड़ा दिखाया जाता है, ठीक है। इट्स स्मॉल, ठीक है। माना कि ये ऐसे और माना कि ये ऐसे, ठीक है। अब मैंने माना कि ये वाला एलिमेंट यहां पर जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो होगा E, और ये वाला एलिमेंट जो प्रोड्यूस करेगा वो होगा E। अब सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगे क्या, बोलो होंगे। क्यों होंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्यों होंगे वो समझो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, E होता है KQ/R²। भाई इस एलिमेंट में जितना चार्ज मिला मेरे को उतना चार्ज तो मेरे को इस एलिमेंट में मिलेगा, मतलब कि Q इक्वल। अच्छा, इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर क्या होगी, रेडियस ही तो होगी। रेडियस हमको न्यूमेरिकल में गिवन है R, कि इसकी रेडियस R गिवन है और यूनिफॉर्मली इसको चार्ज किया हुआ है, ठीक है। हमने माना कि ये छोटा सा जो हमने एलिमेंट लिया है, ये वाला एलिमेंट, इसकी जो हमने लेंथ मानी, ये मानी है dl, एज द सेम में इसकी भी क्या मानी है dl, क्योंकि हमने इक्वल ही लिए हैं, ठीक है। ये वाला एंगल मैंने मान लिया d थीटा, यहाँ पे जो एंगल बना वो मान लिया थीटा, एज द सेम में यहाँ पे जो एंगल बना d थीटा, और यहाँ पर जो एंगल मान लिया थीटा। ये थीटा थीटा बराबर क्यों होंगे, क्योंकि जितना इस मिड पॉइंट से वो डिस्टेंस है उतनी इस मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस है, बनने वाला एंगल थीटा और थीटा ही होगा। अब मेरे को फोकस चाहिए, बहुत ध्यान दो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड E और E बराबर होंगे, मैंने बताया। अब समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, देखिए ये समझ में ऐसे स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर ये वाला एंगल थीटा है, समझो ये लाइन स्ट्रेट, ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये यहां पर ये लाइन स्ट्रेट, ये वाला एंगल थीटा है, तो मेरे को बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा। इस लाइन के साथ इस लाइन के साथ ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना आने वाला है, थीटा, आमने सामने वाला एंगल। इसी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग तो बात चल रही है, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, ध्यान दीजिए, इस लाइन कॉरस्पॉन्डिंग, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट, इसके साथ ये एंगल अगर थीटा है तो ये वही लाइन और ये वाली वही लाइन है, ये एंगल थीटा। एज द सेम वे इसके बीच में बनने वाला एंगल और इसके बीच में एंगल, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है तो
इसके बीच में और इसके बीच में भी एंगल क्या आएगा, थीटा ही आएगा। अब समझो अगर ये ई है तो इसका यहां पर कंपोनेंट क्या होगा, क्या पता रखा है विद द एंगल ई कॉस थीटा। अच्छा समझ लो, अगर अपन एलिमेंट ले रहे हैं तो इसको डी ई ले लो, क्योंकि मुझे ई तो कैलकुलेट ही करना है। ये हो गया मेरे पास डी ई, तो मेरे को मिल जाएगा डी ई कॉस थीटा। ठीक है, किसकी वजह से, अभी तो इसकी वजह से मिला। अच्छा ये डी ई है, इसका एंगल भी थीटा है, तो इस डी ई की वजह से यहां पर क्या मिलेगा, दोबारा से इस डी की वजह से यहां पे क्या मिलेगा, डी ई कॉस थीटा। समझना, ठीक है, ये डी ई है, ये एंगल थीटा है, ये डी ई, ये एंगल थीटा, क्या मिलेगा, डी ई कॉस थीटा। अगर इस वाले कंपोनेंट का डी ई कॉस थीटा यहां मिलेगा तो डी ई साइन थीटा क्या मिलेगा भाई, डी ई साइन थीटा क्या मिलेगा, ये डी ई है, ये डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा मिलेगा नीचे यहां पर, मैं लिख रहा हूं मैं डी ई साइन थीटा। तो इस डी ई का विद द एंगल डी ई कॉस थीटा, विदाउट डी ई साइन थीटा। ठीक है, इस वाले का डी ई कॉस थीटा, एंगल थीटा ये रहा, एंगल थीटा ये रहा, तो इसका डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा कहां मिलेगा, ऊपर डी ई साइन थीटा। ध्यान देना पड़ेगा भाई। अब आप देखो एंगल बराबर होने की वजह से ये डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल, खत्म। इसका मतलब है कि अब ध्यान सुनो, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पर, वो क्या बनेगा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। अच्छा, इससे अगर इक्वल डिस्टेंस पे एक और एलिमेंट ले लें, मान लो एक और एलिमेंट ले लें और इससे एक और एलिमेंट ले लें, तो इसकी वजह से वही कहानी बनेगी। इसकी वजह से यहाँ पर क्या मिलेगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि सारे डी ई कॉस थीटा तो क्या होंगे, ऐड, और सारे डी ई साइन थीटा को क्या करेंगे, कैंसिल। ठीक है, ड्यू टू द सिमेट्री। दोबारा देखो, अगर मैं यहाँ पे भी कोई एलिमेंट ले लूं तो वही डी ई, वही डी ई, एंगल डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा सारे ऐड हो रहे हैं, डी साइन थीटा सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किसकी वजह से मिलने वाला है, डी ई कॉस थीटा की वजह से मिलने वाला है। और अगर सेंटर पॉइंट की दिमाग में आ रही हो तो भाई इस सेंटर पॉइंट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में मिलेगा, चाहे कंपोनेंट नहीं बन रहा हो, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है। इसका मतलब सारे के सारे क्या मिलेंगे, यही डी कॉस थीटा के टर्म्स में, मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है इसका। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अपने चलेगी कहानी आगे। अभी अपन ने क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया कि लैम्बडा इक्वल्स टू, मान लो मैं यहां पे लिखूं चार्ज है डी क्यू और लेंथ है डी एल। ठीक है, तो इस एलिमेंट पे जो पड़ा हुआ चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्बडा डी एल। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो सिखाया अपन ने। लैम्बडा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू की वैल्यू लैम्बडा डी एल हो गई। ठीक है, मुझे डी क्यू क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा, डी ई। बताओ डी क्या होगा, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। आर है इसकी रेडियस, इसकी रेडियस आर, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो डी ई के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू ये रख लो, के लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास एक डी मिल गया। ऐसे अगर सारे डी, इसका डी, इसका डी, इसका डी, इसका डी, इसका डी, इसका डी, इन सब फ्रैक्शन ऑफ डी को मैं ऐड कर दूं तो इस पूरी रिंग की वजह से, इस हाफ सर्कल की वजह से मिल जाएगा। अच्छा अब ध्यान दो, अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर देखूं तो भाई टोटल एंगल यहां पर कितना बनता है भाई, डी कोस थीटा क्लियर हो गया ना, मैं इसको हटा देता हूं, याद रखना डी कोस थीटा। ये बना अपना सर्कल। ठीक है, एक बात बताओ, सेंटर पॉइंट पर अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये वाला एंगल कितना है, पाई बाई टू। यहाँ पर इस लास्ट वाले पॉइंट के लिए क्या मिलेगा, ये एंगल कितना मिलेगा, पाई बाई टू। बताओ टोटल एंगल यहाँ कितना बनने वाला है, 1/2, 180 टोटल पाई, तो पाई बाई टू, पाई बाई टू। अब ध्यान दो, जब भी अपन इंटीग्रेशन करते हैं, आप ध्यान देना, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पाई बाई टू से पाई बाई टू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर मान लो मैं नेट देखूं तो पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू कितना मिला, 0। भाई साइन और कॉस की वैल्यू 90 के बाद नेगेटिव आने लगती है, यही तो होता है, रिपीट भी करती है और
पर वैल्यूज भी नेगेटिव आने लगती है। इसका मतलब कि π/2 से π/2 तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आप कहां से कहां तक कर सकते हो, -π/2 से π/2, क्योंकि नेट एंगल देखो जीरो नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसका नेट इंटीग्रेशन करूं π/2 से -π/2, तो -π/2 180 सही है। इसका मतलब कि यहां से यहां तक का नेट 180 कब आएगा, जब π/2 -π/2। इसका मतलब ये मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि लिमिट क्यों आप -π/2 से π/2 तक रखते हो, -L/2 से +L/2 तक रखते हो, -L से +L तक रखते हो। या फिर इसको ऐसे भी समझ लो कि रिगार्डिंग विद दिस ऑल पॉइंट देयर इज द प्लस एंड देयर इज द माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन सब का, इस सारे के सारे जितने भी मैंने DQ दिए हैं, इन सब DQs को अगर मैं कहां तक ऐड कर दूं, कहां तक इंटीग्रेट कर दूं, -π/2 से +π/2 तक, तो मैं पूरी की पूरी इस रिंग का, इस सर्कल का क्या निकाल लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि एक का मेरे को पता चल चुका है, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। ठीक है, तो करने का तरीका समझो आप, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने जब आप एलिमेंट लोगे। इसका मतलब अब मेरे को करना है, तो मेरे को DE इंटीग्रेट कहां से कहां तक, K लैम्बडा DL अपॉन R², लिमिट कहां से कहां तक, -π/2 से और +π/2 तक। अच्छा, हमारे पास DE की वैल्यू किसके साथ आ रही थी, cos थीटा के साथ, तो हम यहाँ पर cos थीटा भी लिखेंगे, क्योंकि DE की वैल्यू चार्ज के साथ क्या मिली टोटल, नेट DE cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा को मत छोड़ देना, अब मैं इसको हटाता हूं। यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, E आ जाएगी, K लैम्बडा को भाग लीजिए। ठीक है, R² को भाग लीजिए, -π/2 से +π/2 तक, और ये हो जाएगा cos थीटा DL। अब मेरे को बात बताओ, cos थीटा DL के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा क्या, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि अब DL को किसकी टर्म में लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं D थीटा की टर्म में लाना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बताओ कि एंगल क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल किसका, स्मॉल फ्रिक्शन का एंगल कितना था, D थीटा, स्मॉल पार्ट का एंगल D थीटा, आर्क उसकी छोटी सी लेंथ DL, रेडियस क्या थी R। DL की वैल्यू R की टर्म में मिल गई अपन को, थीटा की टर्म में, DL इक्वल्स टू R D थीटा, DL इक्वल्स टू R D थीटा आ गई, यहाँ पर रख सकता हूँ, आ गई D थीटा की टर्म में। अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, ये कैसा आया, एंगल हिंदी वाले कोण 4/में त्रिज्या, जो हमने वो क्या माना था एलिमेंट, वो छोटा सा था DL, तो R उसका DL, उसका एंगल क्या माना था D थीटा, और रेडियस तो अपनी R है ही, तो DL इक्वल्स टू R D थीटा। तो मैं इस DL की जगह क्या रख सकता हूँ, R D थीटा, R को मैं बाहर ले लूंगा और D थीटा की टर्म में से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखो। तो E इक्वल्स टू K लैम्बडा अपॉन R² -π/2 से +π/2, यहाँ पर वैल्यू आ गई cos थीटा, और इसकी वैल्यू आ रही है R D थीटा, DL की वैल्यू R D थीटा है ना, हटाओ। तो E इक्वल्स टू K लैम्बडा अपॉन R², इस R को बाहर ले लीजिए, यहाँ पर बनेगा -π/2 से π/2 और cos थीटा D थीटा। अब आप इसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, एंड पॉइंट पर है। तो E इक्वल्स टू K लैम्बडा अपॉन R, इंटीग्रेशन किया cos थीटा का sin थीटा, लिमिट -π/2 से π/2। ठीक है, E इक्वल्स टू K लैम्बडा अपॉन R,
अपर लिमिट साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई आया। अपर लिमिट पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, के लैम्डा बाई आर स्क्वायर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू कॉस थीटा आर डी थीटा, आर को बाहर ले लिया, आर से आर कैंसिल, एक आर बचेगा, यहाँ पर cos थीटा डी थीटा है ही, इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर, क्योंकि एक आर से आर एक कैंसिल, sin थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक इंटीग्रेट करनी है, sin अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट माइनस लगा के नेक्स्ट माइनस पाई बाई टू, तो ये हो जाएंगे sin पाई बाई टू 1 और 1 2, ठीक है। तो अब अपन बिल्कुल लास्ट में आंसर पर आ गए हैं। आंसर मिलेगा E इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन r। अगर आंसर इस टर्म में नहीं होगा तो आंसर होगा E इक्वल्स टू 2k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू यहाँ पर r है और यहाँ पर लैम्डा, ठीक है। तो आंसर आपको इस टर्म में भी मिल सकता है, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये है आपका आंसर। करनी पड़ी मेहनत, तो डॉक्टर बनना है तो थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करके चलो। क्या ये बात सुनना है? अब मैं आपको नियम देता हूँ डायरेक्टली। अब आप एक बात समझो, जब भी कोई सेमी सर्कल होगा, ठीक है, ये तो आप देख ही लीजिए, 2k लैम्डा बाई आर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 से कैंसिल, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। अब मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। और वो कंसेप्ट डायरेक्टली ऐसा है कि जब भी अपने पास क्या होगा, सेमी सर्कल होगा ऐसे, तो उसके सेंटर पे, सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसी डायरेक्शन में मिलने वाला है, और वो होगा क्या, वो होगा डी ई कॉस थीटा। अब आप इसको एक नियम बना के कर लो, समझ लो कि जब भी एक हाफ सेमी सर्कल होगा तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, डी कॉस थीटा। अब मेरे को पूरा निकालना है तो मेरे को इससे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट की वजह से डी कॉस थीटा मिलता है। तो डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा, जो भी अपने साइन थीटा वाले पार्ट है वो तो कैंसिल हो गए, तो मुझे सारे डी कॉस थीटा कहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या करो, इंटीग्रेट। तो पाई बाई टू से पाई बाई टू नहीं कर सकता, गलती बच्चा ये सोचता है कि ये पाई बाई टू, नहीं भाई, ये वाला एंगल देखो पाई बाई टू, ये वाला एंगल पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब ये है कि आपके दोनों पॉइंट यही अवेलेबल है, नहीं, एक पॉइंट यहाँ अवेलेबल है, एक पॉइंट यहाँ अवेलेबल है, तो आपको टोटल पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अपन ने कुछ नहीं किया, अपने डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, और अपन ने वैल्यू निकाल रखी थी डी की, तो के की बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास पैटर्न रहा। तो ये 2000 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन, नीट 2000 में। अच्छा, अब नीट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही बता रहे हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिस्कस किया अभी थ्योरेटिकल बोर्ड के हिसाब से। फिर जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन न्यूमेरिकल और बढ़ते जाएंगे, एक मेन सा क्वेश्चन भी करेंगे। अब नीट 2008 का क्वेश्चन देखो, ये अपने पास एक सर्कल, इस बार कंप्लीट सर्कल, ठीक है, इस तरह से डिवाइडेड 4 पार्ट है, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड और इक्वल चार्ज पड़ा हुआ है इसकी सरफेस पे क्यू, इसकी रेडियस वगैरह आर मान लीजिए, ठीक है। वो कहता है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट, और यहां पर एक सेंटर में उस पर पॉइंट दिया हुआ है, इसके यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है के पॉइंट। तो भाई साहब क्वेश्चन में कहते हैं कि ए के बी, ए के बी मतलब इस वाले पोर्शन की वजह से, इस वाले पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यहां पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए के बी की वजह से यहां पर है, तो बताइए ए डी, तो बताइए ए डी सी बी की डायरेक्शन क्या होगी, या ए डी सी बी की वैल्यू क्या होगी, ए डी सी बी का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये सेंटर पॉइंट ओ है, तो ऑप्शन पहला है
ओ के की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ओ के की डायरेक्शन में। दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस ई ओ के की डायरेक्शन में। थर्ड है फ्री ई ओ के की डायरेक्शन में। और फोर्थ है नन। ये चार ऑप्शन दिए हैं उसने कि ए बी सी बी, इन ए डी सी बी की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ई ओ के की डायरेक्शन में। ओ के मतलब ये वाला, ये डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब पेन नहीं उठाना, पेन रख दो, ठीक है, वर्बली करो। एक नियम सुनो पहले, एक कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको। सेमी सर्कल का हाफ पार्ट, अभी हमने सेमी सर्कल पढ़ा था, सेमी सर्कल के हाफ पार्ट की वजह से, एक्चुअली ये सही कहता है, सेमी सर्कल के हाफ पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही मिलेगा। सेमी सर्कल के हाफ पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा। एक बार ऑप्शन चेक कर लो, मैं इनको हटाऊंगा, ठीक है। ई ओ के, 2 ई ओ के, 3 ई ओ के और 4 नन, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। देखो इस वाले पार्ट को ध्यान दो, केवल इस वाले पार्ट को, ठीक है। देखो अगर मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट मानूं इसके, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है। और यहां पर अगर इस वाले पार्ट पे अगर मानूं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। कहने का मतलब ये है कि जब सेमी सर्कल का भी, मतलब कि पूरे सर्कल का अगर 1/4 पार्ट होता है, तो उसके इस पार्ट की वजह से अगर मान लो मैं इसको ई वाई बोल दूं, इस पार्ट की वजह से अगर मैं ई एक्स बोल दूं, इस पार्ट की वजह से अगर मैं यहाँ पर ई वाई बोल दूं, इस पार्ट की वजह से अगर मैं ई एक्स बोल दूं, समझना, तो नेट तो यही मिलेगा। इस पार्ट की वजह से अगर मैं ई वाई बोल दूं, इस पार्ट की वजह से अगर मैं ई एक्स बोल दूं, तो नेट तो यही मिलेगा। इसका मतलब एक नियम बना लो, क्या कि जब आपको इतना सा पार्ट 1/4 पार्ट गिवन हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1/2 पार्ट डिस्कस किया था, अगर 1/4 पार्ट गिवन हो आपको, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार ही गिवन होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कैसे करें, देखो जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया उससे क्या होगा, इस वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ, इस वाले पार्ट का, और इस वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ। तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेंटर पे 100% जीरो मिलेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सर्कल की वजह से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सर्कल की वजह से जीरो ही मिलेगा। आप इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो, हर एक चार्ज अपने आप में अपोजिट है। कैसे, कोई भी चार्ज देख लो, मान लो तुमने यहाँ चार्ज देख लिया और यहाँ चार्ज देख लिया, तो ये अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगा तो इसका उल्टा वो प्रोड्यूस करेगा, कैंसिल। यहाँ देखो, ये अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगा तो ये कहाँ करेगा, इसका अपोजिट। तो पूरे सर्कल पे क्या मिलेंगे, दूसरे के अपोजिट मिलेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यूं कह रहा हूँ कि सेंटर पे पूरे सर्कल की वजह से क्या होगा, जीरो होगा ही। तो जब इसमें क्वेश्चन में उसने बोला है कि इस वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, मैं आपसे कह रहा हूँ इस वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से हमेशा ऐसा ही मिलेगा। कंसेप्ट है, नियम बना लो। तो इससे इधर, ये इससे इधर जीरो। इसका मतलब बचा हुआ पार्ट अगर हम मान लो जीरो करना है, ए डी सी बी के थ्रू जीरो करना है, तो जीरो करना है तो डेफिनेटली मेरे को ई ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जितना ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है ई ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ के की डायरेक्शन में। तो आपका आंसर होगा ई ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ओ के की डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को निरस्त खत्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके। तो अब इसके ऊपर दारोमदार आ गया सारा का सारा। तो ये कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा उसके इस वाले पार्ट के जस्ट अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, ओ के। तो ये कह रहा है कि जब इस वाले पार्ट ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ओ के डायरेक्शन में। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। ज्यादातर बच्चे जो आंसर लगाते हैं वो कुछ ऐसा लगाते हैं 3E ओ के डायरेक्शन में, ये गलत होगा, ठीक है। कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया कि इसके पीछे की कहानी क्या है।
भूलना नहीं इसको। ये 2008 नीट का क्वेश्चन है। अब मैं आपको दे रहा हूं एक मेंस क्वेश्चन, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना इसकी पर्टिकुलर वो ईयर नहीं बस याद नहीं मुझे। क्वेश्चन देखो ऐसे है, क्वेश्चन ऐसे है कि एक रोड पड़ी हुई है, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इससे इस पे, इस पॉइंट P पर, इस रोड से इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसके ऊपर चार्ज लीनियरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने मतलब है यहाँ पर, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, लीनियरली रोड है, बारीक पतली सी रोड है, इसके ऊपर लीनियरली चार्ज पड़ा हुआ है, और इससे जो P पॉइंट है इसकी डिस्टेंस गिवन है A, इसके एक सिरे की डिस्टेंस A गिवन है, और कह रहा है कि इस P पॉइंट पर इस पूरी रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ गिवन है हमको L। लेंथ बेटा क्या गिवन है, L। अब बताओ, यही बस इतना सा क्वेश्चन है, डायग्राम बस इससे ज्यादा नहीं दे रखा कि एक पूरी एक रोड पड़ी है, रोड पर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका एक सिरे की डिस्टेंस A है, इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इसकी डिस्टेंस L। अब जो भी कुछ मानना है वो तुमको मानना होता है, हमेशा याद रखना। अब आप समझो, जितनी जल्दी एलिमेंट लेना है और उसको सोल्व करना सीख जाओगे ना तो समझ लो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एलिमेंट ले लो, और इस एलिमेंट की विड्थ या डिस्टेंस या लेंथ मान लो dx। माना कि ये वाला dx मैंने इससे x डिस्टेंस पर माना है, ठीक है। अब बहुत सीधी सी बात है, अगर ये P पॉइंट यहाँ पर होता तो हर चार्ज की कहीं ना कहीं मेरे को डायरेक्शन देखनी पड़ती, लेकिन ये लीनियरली है, ये इसके लीनियर है, तो मेरे को कंपोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं है इस केस में। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली डिस्कस करवाना है वो हमसे। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली मिलेगा मेरे को, क्योंकि वो किसी प्लेन में नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इस पे जो अपन ने चार्ज माना वो dq माना, ये सब तुम मान रहे हो, ठीक है। इसकी लेंथ भी dx तुमने मानी, और इसकी लेंथ L की मानी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो कुछ छोटा सा बात है कि मेरे को इस पे लैम्बडा की वैल्यू, इस एलिमेंट पर लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी बोलो, dq/dx। देखो समझने का बस हिसाब है, dq/dx। तो dq कितना मिलेगा, dq मिलेगा मेरे को लैम्बडा dx। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो इस एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, DE। तो क्या मिलने वाला है, वो DE इक्वल्स टू K dq/x²। समझो यहां पर क्या पड़ा हुआ है, चार्ज। चार्ज कितना है, dq। तो मेरे पास नेट चार्ज कितना है, dq। किस पर, इस पर। फॉर्मूला क्या होता है, kq/r²। r कितनी मानी, ये हमने मानी है x, तो x कितनी है, x²। अच्छा, अब समझो ऐसे एलिमेंट तुम कहां से कहां तक बना सकते हो, तो ऐसे एलिमेंट तुम यहां से शुरू कर सकते हो और तुम एंड तक जा सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई। हर एक एलिमेंट की डिस्टेंस अलग है। इस एलिमेंट की डिस्टेंस, सबसे पहले वाले एलिमेंट की डिस्टेंस a है, सबसे लास्ट वाले की डिस्टेंस l नहीं, a+l है, a+l। इसका मतलब कि a से लेके और l+a तक क्या मिलेंगे, टोटल क्या मिलेंगे, टोटल एलिमेंट। बस यही अंडरलाइन कर लो, टोटल एलिमेंट a से लेके, मतलब कि इस पार्ट में जो शुरुआत वाला पार्ट है वो a और लास्ट वाला पार्ट की डिस्टेंस क्या होगी, l+a। इसके बीच में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बस हो गया काम। इसका मतलब DE ये आ गया। अगर अब DE ये आ गया तो अब मेरे को क्या करना है, केवल इंटीग्रेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, क्या बताया मैंने, अगर DE मिल ही गया तो इंटीग्रेशन करना है k dq/x²। कहां से कहां तक, एलिमेंट a से लेके l+a तक। तो पूरी रोड के आगे एलिमेंट, डिस्टेंस आगे, ठीक है। आ जाओ, लैम्बडा की वैल्यू क्या थी, dq/dx। dq की वैल्यू क्या मिलेगी, dq की वैल्यू मिलेगी लैम्बडा dx। मुझे क्यों चाहिए होता है, मैंने अपने दिमाग में कैसे आएगा कि यार यहाँ पे तुमको अब ये करना, क्यों, क्योंकि भाई मेरे को 1/x² के इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करूँ,
है ही नहीं एक्स का एलिमेंट कोई, तो एक्स का एलिमेंट तो डी क्यू लेके बैठा हुआ है ना, लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स, और लैम्डा डी एक्स, तो जैसे ही मैं यहाँ पर लैम्डा डी एक्स रखूंगा तो मेरे को डी एक्स मिल जाएगा, ताकि मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, डी ये हो गया ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए एल प्लस ए, अभी मैं लिख देता हूँ कि डी क्यू की वैल्यू मेरे को मिलेगी लैम्डा डी एक्स, और यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर। देखो आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करवाने वाला आ गया। ठीक है, कर दें इसका इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, ई इक्वल्स टू के लैम्डा इंटीग्रेशन ए एल प्लस ए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई इक्वल्स टू के लैम्डा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन आपको दिखा के कैसे करना है, लेकिन इसमें आपको याद होना चाहिए कि माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा, एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो क्या मिलेगा, ई इक्वल्स टू के लैम्डा ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट ए और एल प्लस ए। देखो इक्वल्स टू के लैम्डा एक्स की पावर माइनस 2 मतलब एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो यहाँ बनेगा एक्स की पावर माइनस 1 और माइनस आएगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स, अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट रख दो, आपका क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर। ठीक है, तो ये स्टेप को देख लो एक बार, मैंने इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया है केवल, के लैम्डा कांस्टेंट बाहर है भैया, और ये अपने पास इंटीग्रेशन में बता दिया, एल प्लस और ए अपने पास क्या है, लिमिट है, हटा दो इसको। तो ई इक्वल्स टू के लैम्डा माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर ए, यहाँ पर एल प्लस ए, ई इक्वल्स टू माइनस परेशान करता है, बाहर ले लो, पहले अपर लिमिट 1 अपॉन एल प्लस ए माइनस का 1 अपॉन ए, मैंने माइनस बाहर ले लिया 1। ठीक है, अपर लिमिट एल प्लस ए माइनस का लोअर लिमिट। ठीक है, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो क्या मिलेगा, ई इक्वल्स टू माइनस ई इक्वल्स टू के लैम्डा ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन ए, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन एल प्लस ए, ये आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको लैम्डा की वैल्यू रखनी पड़ भी जाए न्यूमेरिकल में, तो ई इक्वल्स टू के लैम्डा की वैल्यू ऑफ कंप्लीट लेंथ के लिए, क्यों, क्योंकि अब आप पूरी लेंथ के लिए निकाल रहे हो 1 माइनस का एल प्लस ए, तो इस रोड की वजह से पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा। मैंने यहाँ पर लैम्डा की वो वैल्यू रख दी जो पूरी रोड के लिए, क्योंकि अब मैं पूरी रोड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डी क्यू लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एक्स मत रख देना, क्योंकि अब आप पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो पूरी रोड के लिए, तो जो पूरा रोड के लिए जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, क्यू, टोटल तो क्यू है, उसकी लेंथ एल है, कैपिटल एल, एल स्मॉल एल जो आपने मानी, तो क्यू अपॉन एल 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एल प्लस ए। ठीक है, तो पूरा गेम किसका रहा, पूरा गेम रहा एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया, ये मैंने आपको बताया मेंस के और एडवांस के और अपने नीट के। अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने बेस ऑब्जेक्टिव फील्ड पढ़ा है, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल पर आएंगे और पोटेंशियल एनर्जी पर आएंगे, तो उन सब के न्यूमेरिकल भी हम नीट और मेंस वाले करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और लेकिन डीप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।